नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आश्वी ज्ञान की धारा में। आज आप सभी के लिए मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी लाया हूं जिससे आप अपने EMI के पैसे से करोड़ों कमा सकते हैं। सिर्फ कुछ करके, अपना थोड़ा सा ध्यान दे के, थोड़ी सी अपने दिमाग का प्रयोग करके आप EMI के अमाउंट को करोड़ों में तब्दील कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम ग्रोथ ले सकते हैं। जो कि हमारी मार्केट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम अपने आप को अच्छे प्रॉफिटेबल में तब्दील कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें चल रही हैं जिसको अडॉप्ट करके हम काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। जैसे सपोज कीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया हुआ है। 50 लाख का लोन लिया है आपने 30 सालों के लिए। 30 सालों के लोन के लिए आपने 50 लाख के लोन के लिए अगर 30 साल के लेते हैं, 9% के इंटरेस्ट से हम कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें कैलकुलेट करना भी आसान होगा। इसलिए हम 9% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं उस चीज़ को। तो हमारी EMI लगभग बनती है 40,000 की, कि हर साल हमने 40,000, मतलब सॉरी, हर महीने आपने 40,000 देने हैं और 30 साल तक। तो हम टोटल अमाउंट दे देते हैं इस पे 1,45,00,000 रुपए 30 साल तक। 1,45,00,000, हर महीने 40,000 आपने देने ही देने हैं। वो EMI है, वो तो कट ही नहीं सकती। नहीं तो आपको बाउंस चार्जेस लगेंगे, ये चार्जेस वो चार्जेस, जो भी बैंक बहुत अडरम बडरम वाले चार्जेस लगाते हैं, आपको पता ही होगा सब कुछ। 1,45,00,000 रुपये आपका 30 सालों में जाएगा। 50 लाख का लोन है, 9% का इंटरेस्ट है, 1,45,00,000 आपका 30 साल में जाएगा। ठीक है। तो इसी के लिए कई लोगों के पास होता है, जैसे हमने 50 लाख रुपए हमारे पास आ गया तो हम क्या करें। मुझसे कई लोगों ने ये क्वेश्चन करा कि यार देखो, हम मेरे पास 50 लाख का लोन है और 50 लाख मुझे कहीं से आ गए हैं। अब मैं क्या करूं इस पैसों का? क्या मैं लाइबिलिटी को पे कर दूं या कहीं और इस चीज़ को रखूं जिससे मुझे अच्छा प्रॉफिट हो? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। तो आप सबके इसी क्वेश्चन का सलूशन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आपके पास 50 लाख रुपए आ गए, 50 लाख का आपका लोन है। अब 50 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम उस 50 लाख को अच्छी तरह से यूटिलाइज भी कर सकें और 50 लाख के लोन को भी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें? तो आते हैं हम अपने टॉपिक, मेन टॉपिक पे। जैसे आपके पास 50 लाख है तो आप उसका क्या कीजिएगा कि हमें मैक्सिमम ग्रोथ हो, हमारी अर्निंग बहुत अच्छी हो, क्या कर सकते हैं? तो जैसे आपने 50 लाख की EMI ली है, 50 लाख का लोन लिया है, सॉरी, 40,000 EMI दे रहे हैं, तो आप 30 सालों में दे रहे हैं 1,45,00,000 रुपए। 1,45,00,000 रुपए आपने दिए, उसमें आपने 95 लाख सिर्फ 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 इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिर्फ इंटरेस्ट दिया हुआ है। इसी चीज़ को हम दूसरे फैक्ट में जानते हैं। अगर हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे पैसे रखें कि हमारा प्रॉफिट जो है बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए मैं लाया हूँ एक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे। 50 लाख रुपए इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी। 50 लाख हमने इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं करना है। पहली बात, पहला सिनेरियो है कि हमने 50 लाख हमारे पास हैं, तो 50 लाख आपकी EMI जा रही है 40,000 की। तो हमने 50 लाख को आपने जहाँ पे भी रखना है, FD करानी है, कुछ कराना है, आप रखो। ठीक है। मुझे या आपके जो एडवाइज़र हैं, जो भी हैं म्यूचुअल फंड करते हैं, उनसे एक फ़ंड चुनिए जो कि ज़्यादा दूर नहीं। हम 9% के हिसाब से EMI कैलकुलेट कर रहे हैं। 9% वाले इंटरेस्ट ही हमें जो पे करे, हमें सेम अमाउंट दे रहे हैं आप EMI में, सेम अमाउंट दीजिए आप म्यूचुअल फंड को, दोनों को सेम अमाउंट। जैसे 40,000 दे रहे हैं आप EMI पे, 40,000 ही दीजिए आप म्यूचुअल फंड को। गौर कीजिएगा, 40,000 आप EMI दे रहे हैं और 40,000 ही आप दे रहे हैं म्यूचुअल फंड को। ऐसा म्यूचुअल फंड चुनिए जो 12%, तो आज की डेट में 12% के रिटर्न तो खराब से खराब म्यूचुअल फंड दे रही है और आराम से दे रही है। कोई ऐसा
की बात नहीं है कि 12% अर्न भी नहीं कर सकते। लार्ज कैप जो होते हैं वो 12% के रिटर्न आराम से, मामूली बात है उनके लिए, निकाल ही निकाल रहे हैं। तो हम 40,000 EMI में दे रहे हैं, 40,000 हम म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं। आपके दोनों चीज़ें, जैसे आपने EMI का प्लान किया होगा कि मैं जॉब करता हूँ, मेरी जॉब से 40,000 की मैं EMI दे रहा हूँ, उसको ऐसे ही चलते रहने दीजिए। जो आपके पास 50 लाख एक्स्ट्रा में आया है उसको या तो आप FD करा दीजिए, या तो आप सिंपल छोटी छोटी अमाउंट निकालते रहिए, FD के रूप में से ही निकालते रहिए। FD ऐसी कराइए जो 40,000 की FDयाँ हो कि अगले महीने 40,000 आ रहे हैं, फिर वो सीधा ही म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, या लिक्विड फंड में डाल सकते हैं आप। तो वो आपके एडवाइज़र के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा तो उसमें आपको डिटेल में उस चीज़ के बारे में बताऊँगा मैं आपको। अभी आते हैं हम अपने टॉपिक पे। 40,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया हर महीने। क्या कर किया, जैसे आपने लोन लिया है 50 लाख का, उसमें आप दे रहे हैं 30 सालों में 1,45 करोड़ रुपए। ठीक है, अब मैजिक देखिए यहाँ पे, म्यूचुअल फंड में भी आपने सेम अमाउंट से इन्वेस्ट किया है 30 साल में, उसकी रिटर्न आपको पता क्या हो जाएगी? चौंक जाओगे भाई साहब। 9% के हिसाब से मैं देखता हूँ, 9% के हिसाब से 40,000 पे आपने इन्वेस्ट करा है, तो 9% के हिसाब से आपके 30 साल बाद उसकी फिगर बनती है 7,37 करोड़ रुपए। जी, जी हाँ दोस्तों, 7,37 करोड़ रुपए। वहीं आपने जो लोन लिया है उसकी EMI पे करी है 1,45 करोड़ रुपए 30 सालों में। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में तो किस्सा ही पलट गया। 7,37 करोड़ रुपए आपको अर्न हो रहे हैं, यानी आपको 5,93 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी एफर्ट करते किए हुए। सिर्फ एक छोटी सी एफर्ट की है कि आपके पास 50 लाख सेपरेट पड़े हैं, आप EMI की पेमेंट ना करने की बजाय आपने उसको म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर दिया। तो म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट किया, सेम अमाउंट, EMI भी सेम जा रही है और वो भी सेम जा रहा है, तो आपको EMI आपकी फ्री में हो गई, पहली चीज़। और अगर मैं एक्स्ट्रा रिटर्न की बात करूं, सिर्फ मैं एक्स्ट्रा रिटर्न की बात करूं, तो लगभग 6 करोड़ रुपए आपको 30 साल में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा, आपकी जो EMI जा रही है वो भी फ्री में हो गई, 6 करोड़ रुपए लगभग एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7,37 करोड़ रुपए आपको 30वें साल मिल जाएगा, सिर्फ 9% के हिसाब से। पर यहाँ पे सिनेरियो कुछ चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड चेक कर लें, तो निफ्टी की रिटर्न 14% की है। निफ्टी की रिटर्न 14% की है। सो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 14% छोड़ दीजिए, आप 14 ना आए, 12% ही लेके चलो आप, 12% ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके चलिए, तो भी आपकी फिगर ये 14 करोड़ के आसपास बनती है। पूरे 30 साल में आपको 14 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपने EMI में कितने दिए? 1,45 करोड़ रुपए। आपको यहाँ से कितने मिल रहे हैं? 14 लाख रुपए। ह्यूज इफेक्ट, ह्यूज। ठीक है, तो उसमें अगर आपको 12% के हिसाब से रिटर्न मिलती है तो 12,67 लाख 67 लाख एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। EMI तो छोड़ ही दो, EMI तो चली गई उसमें से। ठीक है, तो वो उसमें से वो चली गई, ये भी आ गए, आपके पास 14 करोड़ रुपए 12% के हिसाब से आ जाते हैं। अगर कहीं गलती हो जाती है, मैं तो ये कहता हूँ गलती हो जाती है आपसे कि आपने काफ़ी एग्रेसिव फंड में लगा दिए पैसे, एग्रेसिव फंड में आपको 15% अर्न हो जाते हैं, तो ये फिगर पता है आपको कहाँ तक जाएगी? ये चल जाएगी आपकी 27 करोड़ रुपए। 27 करोड़ रुपए। अगर आप इसमें से 1,45 करोड़ निकाल भी देते हैं तो बच्चे बचाए 26 करोड़ रुपए आप 30 सालों में अर्न कर सकते हो। 26 करोड़ रुपए, बहुत अच्छी रिटर्न होएगी। ठीक है, तो हम अपने तीसरे मेथड पे चलते हैं। आपके पास पैसे भी हैं, आप इतना झंझट नहीं पालना चाहते
कि यार कौन कराएगा 40,000 की एफडी हर महीने, मैं 40,000 क्यों लेता फिरूं, मैं एक बार 50 लाख रुपए है मेरे पास, मुझे एक सीधा सा फंडा बताओ यार कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी लेके आया हूँ, उसके लिए भी एक चीज़ लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो इसके लिए हमारा तीसरा मेथड है, सीधा आपके पास 50 लाख रुपए आ गए, 50 लाख की ईएमआई है, 50 लाख का ये है, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो आप सीधा काम कीजिए, 50 लाख की एफडी करा दीजिए, 50 लाख की एफडी कर दी, ठीक है। तो उस पे आप सिर्फ एक चीज़ करनी है आपको, एफडी करते वक्त आप अपने बैंक से बोलिए कि इसका इंटरेस्ट मुझे मंथली चाहिए, मंथली चाहिए इंटरेस्ट। तो आपका 50 लाख पे 7% के हिसाब से आपका मंथली मंथली जो इंटरेस्ट है वो 30,000 के आसपास बनता है, 30,000 बनता है। आप बस अपने बैंक से कहिए कि भाई साहब मुझे 50 लाख की एफडी करनी है और मुझे इंटरेस्ट मंथली चाहिए। इंटरेस्ट आपने मंथली ले ली, 30,000 रुपये इंटरेस्ट बनता है उसका, 30,000 का मंथली आपको इंटरेस्ट अर्न होगा। उस 30,000 को सीधा सीधा आप म्यूचुअल फंड में डालिए, 9% के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो भी आपकी फिगर 5.5 करोड़ रुपए होती है। 5.5 करोड़ रुपए आपको 30 साल में मिलने ही मिलने हैं। 9% तो यार देखो, कोई म्यूचुअल फंड का ऐसा ही शेयर होगा, कोई भी ऐसा शेयर है जिसने 12% से कम नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, डेट जो है, लिक्विड फंड है, डेट फंड है, उसमें लगाओगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगी, बट इक्विटी में जिसका पोर्शन ज़्यादा है वो कम से कम आपको 12% कुछ रिटर्न दे ही जाएगी। बट हमारा यहाँ पे 9% लेके चल रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ 9%, तो उसमें आपको 5.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, प्लस 50 लाख जो आपकी एफडी है वो ऐसे की एज इट इज़ पड़ी हुई है, यानी अगर दोनों को जोड़ूँ तो 6 करोड़ रुपए आपको मिल रहे हैं, 30 साल बाद 6 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मैं एक 45 निकाल भी दूं तो 4.5 करोड़ रुपए आपके जेब में। क्या किया आपने, सिर्फ अपने लोन की ईएमआई की पेमेंट ना करके आपने वो पैसे हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, और कुछ नहीं किया आपने, और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की हुई है। सिर्फ पहला मेथड, या तो आप सीधा ईएमआई देते रहिए, कुछ नहीं कर सकते उसमें, मेरे पास पैसे ही उतने हैं, मैं ईएमआई ही पे कर सकता हूँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, आप हर साल एफडी, हर महीने की एफडी कराइए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जो आम लोग नहीं करना चाहेंगे। तीसरा मेथड है, आप अपने 50 लाख को एफडी कर दीजिए और धीरे 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 उसके इंटरेस्ट को आप इन्वेस्ट करते रहिए। इंटरेस्ट को इन्वेस्ट करते हैं तो 5 करोड़ रुपए, 5.5 करोड़ रुपए आपके 30 साल में इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत अच्छी अमाउंट है 5.5 करोड़ रुपए, 9%। मैं अगर 12% के हिसाब से लूँ तो ये 10.5 करोड़ होता है, और 50 लाख रुपए आपकी एफडी है तो भी 11 करोड़ के अराउंड होता है। अगर हम 1.5 करोड़ इसमें से निकाल भी दें तो भी 9-10 करोड़ के बीच में आपको फिगर मिलनी ही मिलनी है, ये कंफर्म्ड है, ठीक है। रिस्क होता है नो डाउट, बट म्यूचुअल फंड में फ़ायदा ये होता है कि हम एवरेज में चलते रहते हैं, एवरेज होती रहती है, एवरेज होती रहती है। हमने किसी का कोई म्यूचुअल फंड 10 रुपये पे लिया है, 12 रुपये पे लिया है, फिर 15 रुपये पे लिया है, फिर वो 9 रुपये पे भी लिया है, 8 रुपये पे भी लिया है, इस तरह से वो एवरेज होके काम करता है। तो हमें लॉन्ग टर्म में 90% तो चांस है ही कि हमें प्रॉफिट में ही निकलना है, और अच्छे खासे इंटरेस्ट से ही मिलने हैं पैसे जी। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। पहला मेथड तो चलो मेथड नहीं है, मेथड कहना भी गलत होगा। दूसरा मेथड है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हर महीने आपको मतलब झमेला टाइप हो जाएगा। और तीसरा मेथड मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको तीसरे मेथड में एक सिक्योर भी हो गई कि यार आपके पास अमाउंट पड़ी है, खुदा न खास्ता कभी कुछ हो जाए तो हम वो अमाउंट को सीधा ही लोन की रीपेमेंट कर सकते हैं और ईएमआई चुका सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं।
तो तीसरा मेथड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। आपके हिसाब से कौन सा मेथड बहुत अच्छा है? प्लीज़ कमेंट कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह से मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।